अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक कमान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इस्सार राना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्बे मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा, अहम खबरों को किस तरह डिस्प्ले दिया, एक नज़र डालते हैं। वजीर आजम का बड़ा ऐलान, ऑपोजिशन को सरप्राइज देने का फैसला। वोटिंग से एक दिन कबल पत्ते शो करेंगे वजीर आजम की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। यौम पाकिस्तान पर भरपूर अस्करी कुव्वत का मुजाहरा। OIC वज़राए खारजा की खसूसी शिरकत को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया। रोजनामा पाकिस्तान ने वजीर आजम के बयान को जैली हरूफ में शाया किया। सियासत के लिए फौज को बदनाम ना किया जाए, फौज न होती तो मुल्क 3 टुकड़े हो जाता। सरप्राइज दूंगा वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, वजीर आजम का अदम एतमाद पर वोटिंग से एक दिन पहले अपने पत्ते शो करने का ऐलान। इसी बयान को रोजनामा जंग ने अहमियत दी। लिख ले, तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी, मर जाऊंगा, चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा दुनिया की सुर्खी वजीर आजम के बयान से मुतालिक है। चोरी के पैसों से हुकूमत गिराई तो बड़ा तूफान आएगा, वजीर आजम इमरान खान। इसी बयान को रोजनामा नवाए वक्त ने इस तरह पेश किया, अदम एतमाद वोटिंग से एक दिन कबल सरप्राइज दूंगा वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू को रोजनामा खबरें ने हाईलाइट किया। दबाव पर इस्तीफा नहीं दूंगा, इमरान खान का 2 टोक पैगाम। रोजनामा नई बात ने 23 मार्च को तकरीब से सदर मुमलिकत के खिताब को सुर्खी के तौर पर लिया। यौम पाकिस्तान पर अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहरा, बैरूनी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे सदर मुमलिकत। इंग्लिश अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी है, वॉन्ट रिजाइन विल स्प्रिंग अ सरप्राइज PM। डॉन अखबार की मेन स्टोरी है, कॉन्फिडेंट इमरान सेज विल हैव लास्ट लाफ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, ऑपोजिशन इन फॉर रूट शॉक PM। इसी खबर को द नेशन ने फ्रंट पेज पे कवरेज दी। PM खान सेज ही विल नॉट रिजाइन। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, पाकिस्तान फुली प्रिपेयर टू थॉट एनिमीज एग्रेशंस। अब नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। अपोजिशन को सरप्राइज दूंगा वजीर आजम इमरान खान। PDM लॉन्ग मार्च की तारीख फिर तब्दील, माजरा क्या है? सियासतदानों की कलाबाजियां क्या कहते थे, क्या कह रहे हैं, एक नज़र डालेंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम में रोज़नामा नवाए वक्त में नुसरत जावेद साहब का कालम दरमियानी रास्ता निकालने के मशवरे देते मुफक्रीन शामिल है, जबकि दी न्यूज़ का इदारिया है पॉजिटिव ऑप्टिक्स, उस पर बात करेंगे। टॉप ट्रेंड है आखिरी सांस तक इमरान खान, और कश्मीर फ़लस्तीन तनाज़ात पर मिलकर काम करेंगे, OIC का एलामिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जान जी, शफीक साहब, आपका लोटों का हलाला कालम जो है वो मैंने पढ़ा है, तो मैंने पहली दफ़ा लोटों का हलाला देखा है। तो ये क्या सरप्राइज़ हो सकता है? पूरी कौम जो है इसमें वो हुई हुई है, क्या सरप्राइज़ हो सकता है? अब देखें जा रहे हैं, अपोजिशन ने अपने कार्ड खेल लिए, हमें पता है क्या। वो अब इत्तेहादियों की बातें भी हो रही हैं, फिर वो जो अपना जो लोटे हैं वो लोटों की भी हो रही कि वो उनसे जा मिलें। इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच फैसला कर चुका है कि जहाँ नाअहली जो है वो टाइम बार ना हो, लिखा ना हो कि इतने अरसे के लिए वो ताहयात होती है। ये सारे सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो इनका क्या फ्यूचर क्या होगा। ज़ाहिर है हुकूमत को जब भी आइन में हर चीज़ तो क्लियर होती है, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत वजाहत चाहिए हो तो उसके लिए वो जाती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बताना है कि क्या ये नाअहली ताहयात होगी या ये जो अपना टर्न कोर्ट्स हो गए हैं इनका क्या फ्यूचर होगा। अब देखिए, हमने माजी में देखा जैसे अपना अदम एतमाद की तहरीक आई थी इनके ख़िलाफ़, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, तो उसमें भी देखें कि जो चेयर ने, जो प्रिजाइडिंग अफसर ने डिसाइड किया था कि ये वोट मनसूख, वो मनसूख ही होते। बाद में आप अदालती लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन यह है कि अगर स्पीकर ये कहता है जो आइन की तशरीह भी है कि ये अगर ये टर्न कोर्ट को वोट नहीं डालने देता अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो उसी पार्टी के हैं, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के पास आपने कहा क्या सरप्राइज कार्ड है। अब ज़ाहिर है ये इन्होंने सारे अपने कार्ड पत्ते ओपन कर लिए हैं, तादियों से भी बात कर ली, टर्न कोर्ट से भी बात कर ली, सब कुछ बड़े मैसेज भी दे दिए कि हमें ठंडी हवाएं आ रही हैं किसी तरफ से। तो लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं।
ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने कोई ना कोई तरफ का पता रखा होगा ना जो इनके लिए अपना शॉकिंग साबित होगा। तो इसका इंतज़ार जो है सरप्राइज़ तो वही देंगे, लेकिन उन्होंने कल जो उन्होंने मीडिया टॉक की उसमें कैटेगोरिकली कह दिया है कि भाई मैं अपना रिज़ाइन नहीं करूँगा। ज़ाहिर है वो उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर दिया है कि साफ़ियों ने सवाल किया होगा कि भाई क्या आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा अपना माफ़ी ज़मीर बता दिया कि मैं अपोजिशन के पल्ले कुछ ही रहेगा। इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जो इमरान खान को माजी से उसका माजी जानते हैं, जब से वर्ल्ड कप 92 और क्रिकेट के हवाले से जो उन्होंने बातें की थी वो सच साबित हुई। उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर गो कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें मीडिया टॉक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर दिया और वो दबंग आदमी को डरने वाले नहीं करने वाले आदमी और ज़ाहिर है वो जो उनका सरप्राइज़ होगा वो सबके लिए सरप्राइज़ होगा। वो क्या हो सकता है ये उन्हीं को पता है, लेकिन ये है कि इससे अपोजिशन आप देखें ना, अपोजिशन देखें आप, मौलाना फजल रहमान साहब भी खामोश हैं, जरदारी साहब भी खामोश हैं और शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। तो सलमान आबिद साहब भी बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि भाई इनके पल्ले कुछ नहीं होगा, ये ना होगा कोई और ही पंजाबी के नवा चंद चढ़ जाए, यानी किसी के हाथ कुछ ना आए। और शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि अगर आप इसे डिवीजन करने को 10 साल आपको इंतजार ना करना पड़ जाए। अल्लाह न करे ऐसा वक्त है, लेकिन अपोजिशन उस तरफ जा रही है। तो सरप्राइज़ तो खान साहब ने बताना क्या है, लेकिन ज़्यादा ऐसा सरप्राइज़ होगा, इतने वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो किसी मूव से घबराए नहीं रहे, ना इत्तेहादियों से, ना सही। टर्न कोर्ट से, ना किसी और से। बिल्कुल तो ठीक, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। सलमान का जो कल वज़ीर आज़म ने बात की उसमें उन्होंने कहा कि चोरी के पैसों से अगर हुकूमत गिराई गई तो बड़ा तूफान आएगा। यानी खान साहब मुसलसल जो एक उनका एग्रेशन है वो कायम है। इसकी वजह क्या है, क्यों वो इतने एग्रेसिव हैं और इतने देखिए, कॉन्फिडेंट क्यों हैं? एक बात तो उनको बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है ना कि जो कुछ उनके अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसीज डेवलप हो रही हैं, ये किसी आइसोलेशन में डेवलप नहीं हो रही। अच्छा, इसके ताने बाने जो हैं कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको एक बड़ा खतरा समझते हैं। पाकिस्तान पे दबाव की सियासत लाना चाहते हैं, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना चाहते हैं। जो कुछ इमरान खान साहब कहते हैं इंटरनेशनल दुनिया के बारे में, अमेरिका के बारे में, वो उनको कबूल नहीं है। तो इस लिहाज से एक इमरान खान साहब का एग्रेशन है। और जो उन्होंने कहा ना कि अगर एक मुल्क इतने अरब रुपए लगा के हुकूमत तब्दील करते तो कल कोई दूसरा मुल्क इतने अरब रुपए लगा के हुकूमत तब्दील कर देगा, फिर जमहूरियत कैसे चलेगी? बिल्कुल ठीक। अब देखिए इमरान खान का चैलेंज क्या है। एक तरफ सारी की सारी अपोजिशन जमातें जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ थीं, वो इस वक्त इमरान खान दुश्मनी में एक हो गई हैं। दूसरा चैलेंज उनका यह है कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो गोमगो की कैफियत के अंदर है। और तीसरा चैलेंज ये है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है इस वक्त एक नाराजगी जो है लोगों के अंदर पाई जाती है, जिनको हम बागी अरकान कह रहे हैं कि वो कहाँ वोट डालेंगे। अब इसका खेल का देखिए जबरदस्त गेंद किसके कोर्ट में चलेगी। पहली गेंद चली गई है इत्तेहादी जमातों की कोर्ट में कि इत्तेहादी जमातों ने फाइनल फैसला करना है कि आखिरी वक्त में वो किसके साथ खड़े हैं, नंबर 1। दूसरी गेंद चली गई है सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के अंदर क्या फैसला देना है, और अगर ये ताहयात नाहिल हुए तो इसका बेनिफिट फिर इमरान खान को जाएगा, ये लोग वोट नहीं डालेंगे, आप मेरी बात लिख लें। लेकिन तीसरी गेंद जो है ना वो बड़ी दिलचस्प जो गेंद कोर्ट में गई है वो गई है स्पीकर की कोर्ट में, कि स्पीकर की रोलिंग जो है वो फिर हतमी होगी। जो वो कहेंगे कि ये वोट काउंट कहीं होता है या चैलेंज नहीं नहीं होगी, कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन अपनी ऑब्जर्वेशन में भी बात की है। और जो मैंने जितने भी लोगों को, कानूनी एक्सपर्ट्स को सुना है, उन्होंने भी ये कहा है, जस्टिस वजूद्दीन समेत लोगों ने, कि अगर स्पीकर कोई रोलिंग दे देता है कि वोट काउंट करना है या नहीं करना, तो फिर वो हतमी राय समझी जाएगी। अच्छा। तो अब ये गेंद जो है बुनियादी तौर पर इस वक्त इत्तेहादी जमातों के, जुडिशरी के और स्पीकर के कोर्ट में सही। अब इस सारे खेल के अंदर कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को, क्योंकि हमारे आपको पता है ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं मीडिया के अंदर, सियासी पंडित हैं, वो बड़े रेजोल्यूशन दे रहे हैं ना। एक किसी ने हल ये दिया कि अगर इमरान खान साहब जो हैं खुद रिजाइन कर दें और अपनी जगह किसी और को वज़ीर आज़म नामजद कर दें तो ये निज़ाम चल सकता है, लेकिन वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल वजाहत कर दी है कि वो किसी सूरत में भी रिजाइन नहीं करेंगे। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये क्या खिचड़ी पक रही है इस्लामाबाद में सर, कुछ समझ नहीं आ रही। और वज़ीर आज़म कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा, और अभी तक कोई क्लियर नहीं हो रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। रहीम, देखिए मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक तो मुखासमत, एक दूसरे के लोग तोड़ने की कोशिश में हैं, और पीटीआई में अंदरूनी तौर पे काफी सारे लोग जो हैं वो हुकूमत से बागी हैं या प्राइम मिनिस्टर से नाराज हैं। उनमें कुछ वजीर भी हैं, कुछ दूसरे लोग भी। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस वाला किस्सा है वो इस तरह का है कि अगर इन लोगों को
इसी तरह इस्तेमाल करके नो कॉन्फिडेंस थ्रू करवा ली जाती है, जी तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। उसके बाद ये झगड़ा चलता रहेगा और फिर नेचुरली प्राइम मिनिस्टर बाहर आया तो वो भी अमन से नहीं बैठेंगे, सही, वो भी अपना खेल चलता रहेगा जो मुल्क के मुफाद में नहीं। तो इस पे एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि अगर ये आपस में बैठ के बातचीत कर लें और हम फैसिलिटेट कर दें कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, और उसमें ले दे हो सकती है कि आप एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको कायल करे या ये आपस में एक दूसरे को कायल कर लें कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो विड्रॉ कर ली जाए और फिर आगे इलेक्शन जल्दी या कोई और इस तरह का जिसमें कि ले दे करके तो ये मुल्क को एक बहरान से बचा लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जनरल साहब एक मैं आपकी बात काट रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि इससे मुल्क को बुरहान से बचा लिया जाए, तो बुरहान तो फिर भी हर वक्त मौजूद रहेगा, ये एलिमेंट्स तो मौजूद हैं। यानी जब भी कोई ऐसा कोई शख्स जो मुल्क के अंदर कानून की इंसाफ की बात करेगा, एहतसाब की बात करेगा, लुटेरों के खिलाफ बात करेगा, तो ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो बात तो वहीं की वहीं रही, यानी कि ये जो लोग हैं ये इसी तरह माफियाज जो हैं हुकूमतों को ब्लैकमेल करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे, ये आपकी बात दुरुस्त है। उसकी बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये तो कहा कि मैं इन चोरों को छोड़ूंगा नहीं, सजाएं देंगे, जेलों में डालेंगे, पैसा वापस लाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो पूरा निजाम है वो तो करप्ट को सपोर्ट कर रहा है, वो किसी और को तो कर ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। करप्ट जो है वो एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है और मुल्क का पूरा निजाम आज होस्टेज के पास। आप ये कर ही नहीं सकते कि करप्ट आदमी को यहाँ पर, खुद हम इनकी पार्टी में देखें कि जब जहांगीर तरीन के ऊपर एक केस चला और उसको अदालत में ले जाया गया, तो बजाय इसके कि वो अदालत में अपने आप को बरी करवाता, वहां बात होती सारी, तो 40 आदमी तो पीटीआई में से निकला है उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, जब आपके यहाँ आपकी अपनी पार्टी में आपकी आइडियोलॉजी को दुनिया सपोर्ट नहीं कर रही तो आप कहां से लेंगे स्टैंड? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ये पार्लिमानी निज़ाम है ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो ये ग्रुप्स हैं इनकी ताकत को तो कोई नहीं तोड़ सकता। तो क्या फिर पाकिस्तानी अवाम को इसी तरह देखती रहेगी, यही तरह तमाशा देखती रहेगी? अवाम को अवाम की छितरौल होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट तो वो करके लेके आते हैं इनको। क्या मोहल्ले में इलाके में पता नहीं होता उनको कि ये किस कमाश का आदमी है, कैसा है? वोट देते वक्त तो सोचता कोई नहीं, बाद में रोते धोते रहते हैं। बात यह है कि ये अवाम का किया धरा, किसी और का तो इसमें कुछ नहीं है। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी बात, आपका एक मैं क्लिप देख रहा था अभी कुछ देर पहले, जो इस निज़ाम के हवाले से आप बात कर रहे थे। मैं सारा तो नहीं आपसे वो कर सकता, लेकिन आप समझते हैं कि इमरान खान एक सिंबल है इस मुल्क के अंदर, एक जिसे कहना चाहिए डेमोक्रेसी का भी और इस बात का भी कि चोर और जो ना चोर है उसके दरमियान एक लकीर है इमरान खान? ये आइडियोलॉजी के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी तदबीर करना और इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवाना वो उसके बस की बात नहीं। बिल्कुल ठीक। और यहाँ दुख ये है, एक सेकंड, एक मैं बात सिर्फ और जी 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 और मैं इस मामले में बड़ा अटल हूँ इमरान खान की सब्यत में इस नुक्ता निगाह से कि अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट जरदारी और नवाज शरीफ ही हैं तो फिर यही आदमी ठीक है, फिर इसका कोई मसला नहीं है, फिर ये चलता रहे, शायद 2 4 5 साल में चीजें दुरुस्त हो जाएं, कुछ कर ले, कोई रास्ता ढूंढ ले। लेकिन जिनको 3 दफा आजमाया, जिनको 3 दफा देखा, जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया, उनको वापस लाना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। जनरल अमजद शुएब साहब बात कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं आना है तो फिर बेहतर है कि इमरान साहब भी चलते रहे। वो अगर देखिए, ये जो बयानिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया, इस बयानिए को जो है वो पजीराई मिली, जिसके नतीजे में PTI को लोगों ने वोट दिए, इलेक्ट किया और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो वो जिस बयानिए की बुनियाद पर, करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिए की बुनियाद पर आज जो लोग इमरान खान के साथ थे वो आज भी बढ़ चढ़ कर जो है वो वज़ीर आज़म के साथ हमें खड़े नज़र आते हैं। और ये जो आज सूरत हाल पैदा हुई है
ये जो वज़ीर आज़म को निकालने के लिए अदम इत्मीनान की तहरीक जो है वो लाई गई है, इसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि वो माफियाज हैं आज जिनके खिलाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पिछले इमरान खान 4 साल से पौने 4 साल से लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं। इसमें शुगर माफिया भी है, इसमें कब्ज़ा माफिया भी है, इसमें तमाम किस्म के जो माफियाज हैं वो इस हुकूमत को जो है ख़त्म करना चाहते हैं और उनको निकालना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इस हवाले से करप्शन के बयानिए के साथ थे वो आज भी वज़ीर आज़म के साथ हमें खड़े नजर राणा साहब, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि आप 20 MNAs खरीद के आप इस मुल्क की काया पलट दें या पार्लियामेंट में तब्दीली ले आएँ। क्या इससे तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी? तो क्या हमारी पार्लियामेंट फॉर सेल है? अभी हम जो देख रहे हैं कि आप नोटों के बुरे खुल गए और हुकूमत चेंज होगी तो वो तो पॉलिसी भी अपनी लाएंगे ना। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी हमारी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी? और क्या पार्लियामेंट हमारी फॉर सेल है? हम ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शफीक अमान साहब। आपको याद होगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें एक ऐलान किया था कि मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो जाएं और एक प्लेटफार्म बना लें, तो उसके बाद ये अमेरिका और बाकी ये जो ममालिक थे ताकतवर ममालिक भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ हो गए। जो खिताब है इमरान खान साहब का OIC कॉन्फ्रेंस में वो भी सेम यही था कि मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो जाओ, हम अगर मुत्तहिद हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें चैलेंज नहीं कर सकती। यही वो खौफ है जो अमेरिका और ताकतवर ममालिक को है कि अगर इमरान खान मुस्लिम ममालिक को एक जगह इकट्ठे करने में कामयाब हो गए, ईरान का और सऊदी अरब का झगड़ा ख़त्म हो गया, हौसी बागियों का और सऊदी अरब का झगड़ा ख़त्म हो गया, तो हम एक ऐसी फोर्स होंगे दुनिया की ताकतवर तरीन, हमारे पास तो पेट्रोल जैसा वीटो पावर भी मौजूद है। ये वो खौफ है जिसके बाद भुट्टो साहब के दौर में भी आपको याद है डॉलर नोट बोरियां भर भर के पाकिस्तान आए और अब भी उसी तरह दौलत जो है पाकिस्तान में भेजी गई है। और मैं महफूज लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। और जो बात शफीक अवान ने की कि ये अब हमारे इदारों को देखना है कि क्या पाकिस्तानी पार्लियामेंट इज़ फॉर अ सेल, क्या हम बिकाऊ माल हैं, क्या हमारी अपनी नेशनल हमारी जिसे कहते हैं कौमी हमियत और गैरत कोई नहीं है? क्या कोई भी बाहर का मुल्क में पाकिस्तान में पैसे फेंक के और कोई किसी टाइम भी जमहूरी निज़ाम को टोपल कर सकता है? सो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी रिजल्ट आए शफीक साहब, इमरान खान को हराना मुमकिन नहीं है। इमरान खान इज़ अ सिंबल और ये सिंबल इतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना इसको आप दबाएंगे ये उतना ही मजबूती और ताकत से उभरेगा, क्योंकि इमरान खान 22 करोड़ अवाम की गैरत का निशान है। इमरान खान 22 करोड़ अवाम के उन ख्वाबों का निशान है जो चाहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, अब जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को दोबारा सदर वजीर आजम बना दें, जिन्होंने इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क किया है। कल आमिर लियाकत साहब की मुलाकात हुई है तो वापसी में उन्होंने क्या कहा, जरा वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। आमिर लियाकत साहब ने क्या कहा जी, देखिएगा जरा। आमिर भाई, भाभी ने दोस्ती करवा दी आपकी? किसकी भाभी ने? दोस्ती तो हमारी पहले से थी, दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। आमिर भाई, मुलाकात में क्या हुआ है? मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के बारे में बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और खान साहब पूरी उम्मीद है कि तेरी एतमाद नाकाम कायल करके आए हैं, ये कायल हो गए हैं? मैंने उनको कायल किया है। मैंने आपको कहा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मैं कायल होता नहीं हूँ, कायल करके आता हूँ। कायल कर लिया मैंने उनको, ऐसा कोई भी इतना नहीं होगा। आपने तस्वीर किया था कि जाने नहीं दूंगा, हाँ कायल कर दिया? जी वहाँ नहीं जा रहे। मुबारकबाद दी खान साहब ने आपको शादी की? शादी की मुबारकबाद जी, भाभी साथ मिली है, मुलाकात हुई है खान साहब ने और बहुत उनको तारीफी की है, बड़ी मुबारकबाद। एक रुकना भाई, मुबारकबाद काफी दी है। और दूसरे ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला और जो नहीं होने वाला वो होने वाला है। मसलन जो नहीं होने वाला वो होने वाला है और जो होने वाला है वो नहीं होने वाला है। आमिर लियाकत साहब हमारे साथ लाइन पे हैं तो हमने कहा साहब पूछें कि जो होने वाला है वो क्या है और जो नहीं होने वाला वो क्या है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी रही मुलाकात? वो तो शॉर्ट देख रहे थे, मैंने कहा लेकिन आपसे बराह रास्त भी पूछा जाए। बस वो अच्छी रही, ना बहुत ज्यादा खास थी, कोई ना बहुत ही ज्यादा ऐसे कह जाए जैसे वायु हुई है। ये मना तो नहीं लिया, लेकिन मैं उनको बहुत सारी चीजों में मना के आया हूँ।
अच्छा ये बताइएगा कि जो सियासी माहौल है वो आपके सामने है और चारों तरफ से जो मुख्तलिफ माफियाज हैं उन्होंने घेर रखा है, क्या नज़र आता है आपको? देखिए, उसमें ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है, यानी इनकी मकबूलियत में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है और लोग बहुत बड़ी तादाद में एक बार फिर इनकी हामी और हमनवा बन गए। इससे मतलब ये होता है कि लोग मुसलसल आपके साथ हैं या आपके साथ वो रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ ऐसे सूझबंद इक़दाम करें जो दूररस नताइज की हामिल हैं। अगर वो होंगे तो फिर लोग अगर आपके साथ दूररस नताइज तक आपके साथ खड़े तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया आमिर लियाकत साहब। शफीक साहब, जो अभी जनरल साहब बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से कि ये करप्ट माफिया जो हैं ये तो ऐसे ही रहेंगे, आप ज़रा मैं उनकी जहनी सतह का अंदाज़ा दिखाना चाहता हूँ। शायद खाकान अब्बासी ने जो चपड़ासी, वो क्या नाम है, मकसूद चपड़ासी के हवाले से क्या कहा, ज़रा देखिए ज़रा। मकसूद पटवारी मेरा रिश्तेदार है। आज मकसूद चपड़ासी जी मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार तो आपका है, पर उसका भाई दुबई में डाके मारता है और उसको पैसे भेजता है। ठीक, आपके कानून को क्या मसला है उससे? शफीक साहब, आपके कानून को क्या मसला है? कोई डाके मारे, कोई चोरियां करे, कोई हीरोइन बेचे और वो कोई जनाब दुनिया को लूट ले, तो आपको क्या मसला है यार इस पाकिस्तान में? इसमें मैं यही कहूँगा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। आप देखें कि वो ये कह रहे हैं कि करप्शन हम करते हैं, कहीं से पैसा लूट कर लाते हैं, तो हमें क्या मसला है? यानी आप देखें, हमारा पैसा लूट के सरे महल बनाते हैं, हमारा पैसा लूट के इवेंट फील्ड बनाते हैं और फिर कहते हैं कि आपको क्या मसला। आपको पता है, जरदारी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था हामिद मीर को कि भाई मेरा मुलाजिम है ना, मैंने उसके पैसे दिए, आपको क्या है? सवाल ये है कि वो पैसे आए कहाँ से, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, आप जहाँ से पैसे आपको जिस लुटेरे डाकू से लेके ना, ये पैसे आपको आए कहाँ से, उसके बाद कैसे? असल बस सवाल ये है कि आपने इस मुल्क का पैसा लूटा और फिर अपने जो मकसूद चपरासी या को जो जरदारी साहब के जो फ्रंट मैन है उनको भेजा, वापस उनके पास आया। गनी मजीद, दूसरे बेशुमार नाम, अब तो एक नाम है, अब तो इतनी लिस्ट है कि याद ही नहीं रहती। तो सवाल ये है कि ये पैसे उनके पास गए कहाँ से जो आपको वापस आए हैं? ये पैसा आपने लूट के भेजा है। खाकान अब्बासी साहब, हमें ये इतराज़ है क्योंकि जो पैसा जो आपके मकसूद चपरासी के पास आया है ना, वो हमारा लूटा हुआ पैसा है और उस लूटे हुए पैसे को आपको वापस करना होगा। इतना आसान नहीं है कहना कि आप नेशनल टीवी पे कह रहे हैं कि आपको क्या मसला है। क्या इदारे सो रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये इसका नोट देखा नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन जो फॉरेन फंडिंग और ये वो सारी वो कहानी अपना रोज़ उछालता है, कि उसको नज़र नहीं आ रहा कि क्या क्या कह रहे हैं? अब्बासी साहब सबका प्राइम मिनिस्टर हैं और राशिद जरदारी साहब का सदर है, वो भी कहते हैं कि मेरे पैसे में जिसको भी भेजूँ। क्या नैब सोया हुआ है? बिल्कुल। और फिर आप देखेंगे अपना जावेद साहब हैं, जवेद लतीफ़, वो कहते हैं जी मैंने, हाँ जी मैं आउटसाइडिंग कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इदारे सोए हुए, इदारों को सिर्फ एक शख्स नज़र आ रहा है, इमरान खान और उसकी हुकूमत, वो उनको खटकता है। ये अब्बासी साहब का इतराफ़ जुर्म, जवेद लतीफ़ का इतराफ़ जुर्म और फिर आपके जरदारी साहब की तरफ इतराफ़ जुर्म नज़र नहीं आता। अब इसमें मैं अब क्या कहूँ, मुझे नहीं कि पार्टी के ख्वाजा साहब याद आते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, कोई शर्म कोई हिया, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है यार, एक वज़ीर आज़म है साहब का और जो कितनी इखलाकी गिरावट का अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी हर डकैतियाँ मारी हैं, डाकू हैं, तो कानून को इससे क्या मसला? यानी कानून को कोई मसला नहीं है कि ये 2 नंबरी से पैसा कहाँ से आया है। अगर मेरी गुफ्तगू से पहले आप वो नजम सेठी का क्लिप भी सुना दें तो ताकि मैं, ठीक है, ताकि सारी बात दोनों का ठीक। हाँ। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं जी करप्शन के हवाले से और वोटर्स के हवाले से, जरा उनकी मेंटालिटी भी एक नज़र देखते हैं। इस वक्त जो लोग नून लीग के लिए वोट डाल रहे हैं उनके लिए इसकी अहमियत ही कोई नहीं करप्शन की। अगर होती तो उनके लिए वोट ना डालते। अच्छा, ठीक, उनको कहते हैं होंगे सारे ही हैं, तो लेकिन बाकी वोटर्स जिनको राग़िब करना, बाकी वोटर जो है वो खान साहब के वोटर हैं। यानी जो करप्शन को एक्सेप्ट करते हैं वो नून लीग के वोटर हैं, जो नहीं एक्सेप्ट करते वो खान साहब के वोटर हैं। देखिए ना, नजम सेठी हों, खाकान अब्बासी हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, बिलावल हों, एक इंटरव्यू कल हमजा का भी चला है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया मकसूद चपड़ासी वाला, तो फिर उसने भी जो जवाब दिया वो भी सबको पता है। असल में बात ये है, देखिए ये हमारे बहुत से मीडिया ब्रिगेड भी जो है इसमें शामिल है, जो ये कहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान का इशू ही नहीं है। वो कहते हैं करप्शन जो है पाकिस्तान की माशी तरक्की के साथ एक जुड़ा हुआ जुज़ है और जस्टिफाई करते हैं करप्शन को बाकायदा। अब देखिए ना किस डिटाई के साथ एक साबिक वज़ीर आज़म जो है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, किस तरीके से एक बहुत बड़े एंकर जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कॉन्टेक्स्ट में कि ये कोई इशू नहीं है। असल में जब आप करप्शन पर मबनी बयानियाँ
और करप्शन पे मबनी सियासत को प्रमोट करना शुरू कर दें और ये प्रमोट करना शुरू कर दें कि करप्शन को जस्टिफाई करना शुरू कर दें, तो फिर पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, इंसाफ, ये सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी ना। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ये इतराफ़ करते हैं निजी महफिलों में, इरशाद राणा साहब, कि नवाज शरीफ करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, हमजा शहबाज करप्ट है, जरदारी करप्ट है, सब मानते हैं। वो कहते हैं लेकिन देखें ना, जमहूरियत को चलना चाहिए। यानी एक ऐसी शानदार जमहूरियत है जिसकी बैसाखियाँ जो हैं वो करप्शन के ऊपर खड़ी हैं, जिसकी बैसाखियाँ जो हैं बदनवानी पर खड़ी हैं। और जब इनको कहा जाए कि इनकी करप्शन का एहतसाब लिया जाए तो फिर जमहूरियत को ख़तरा पड़ जाता है, फिर पार्लियामेंट को ख़तरा पड़ जाता है, फिर पार्लिमानी निज़ाम को ख़तरा पड़ जाता है, फिर कानून को ख़तरा पड़ जाता है, फिर इस मुल्क के मफादात को ख़तरा पड़ जाता है। यानी आप अंदाज़ा माशी तरक्की को, आपको याद है जरदारी साहब का एक बड़ा फिक्रा, या आप एहतसाब कर लें या माशी तौर पर तरक्की कर लें। यानी अगर आपने एहतसाब करना है, करप्शन को रोकना है, तो फिर आप माशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसी माशी तरक्की तो उनको ही मिल सकती है ना जो चंद रुपयों से शुरू हो तो चंद अरबों रुपए तक पहुंच जाती है। तो मैं ये समझता हूं कि देखिए ये सारी जो गुफ्तगू आपने की है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है उसकी जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, और सिर्फ ये सियासतदानों तक महदूद नहीं है, हर तबके के अंदर इसने अपने आप को सलाहियत किया है और सब जस्टिफाई करना चाहते हैं, जिसकी अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं ना वो चीख पड़ता है। और अगर वो वैसे वो नारे लगाता है कि सारे मुल्क की करप्शन को इत्तेसाब में लेके आए, सबको पकड़े, लेकिन जब उसको पकड़ने की बात करते हैं तो उसको अपना निज़ाम खतरे में पड़ जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये अब वक्त आ गया है, लोगों को भी रियलाइजेशन होनी शुरू हो चुकी है। और यही बात है जो अभी जनरल शुएब साहब ने की है कि अगर आपने इमरान खान साहब के मुकाबले में इन लोगों को लाना है, और मैं बार बार इन प्रोग्रामों में कहता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि जनाब इमरान खान के मुतबादल ये लोग हैं और पॉपुलैरिटी इनकी गेज हो रही है, इनकी बढ़ रही है, तो वो गलतफहमी में ना रहे। उनको लोगों ने देखा हुआ है, उनकी हुकूमत को देखा हुआ है, उनके तर्ज हुक्मरानी को देखा हुआ है। अब शहबाज शरीफ और जरदारी साहब या बिलावल साहब किस मुंह से कहते हैं कि हम आएंगे तो हम ये इनकलाब लेके आएंगे जो पीडीएम के कल उन्होंने दिए हैं। भाई 15 साल से तो आप इनकलाब लेके आ रहे हैं ना सिंध के अंदर, हमने देख लिया है। 10 साल तो शहबाज शरीफ की पंजाब में हुकूमत रही है मुसलसल, उसकी भी हुक्मरानी देख ली है। तो अगर आपका तजर्बा था हुक्मरानी को शानदार करने का तो नताइज भी तो निकल के सामने आते ना। लेकिन हुआ क्या है, लोगों की हालत ज़ाहिर नहीं बदली, अलबत्ता इनकी हालतें बदली हैं और वो रुपयों से जो है ना अरबों रुपए तक पहुंचे। ठीक है, इसमें मौलाना फजल मान कर एक शॉर्ट था कि करप्शन मेरा इशू नहीं है। हाँ, करप्शन मेरा इशू नहीं है, दिखा चुके। खालिद साहब, ये तो खुद वोटर्स की तौहीन नहीं है जो नजम सेठी ने कहा कि वो जो करप्ट है उनके वोटर उनको करप्ट मान के वोट देते हैं, ये तो वोटर्स की तौहीन है। वो देखिए, ये वोटर की तहीन जो है ये आज से नहीं हो रही, पिछले 30 साल से 35 साल से हो रही है, जब से नून लीग की क़यादत जो है वो इक़्तिदार में आना शुरू हुई। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं कल राणा साहब, कल मैं छंगा मांगा गया था, छुट्टी थी, 23 मार्च था, तो मैं बच्चों के साथ वहाँ गया। बच्चों के साथ ही तो मैं ख़ास तौर पर जाकर मैंने कहा कि आज वो मैं रेस्ट हाउस छंगा मांगा का देखना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो है वो अरकान असम्बली को रखा गया था, वो मैं गया, वहाँ पर देखा, मैंने तफसीलात हासिल की। और एक मैं जो है इस हवाले से वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारे टीवी चैनल्स पर जो गुफ्तगू होती है अब वो ये होती है कि ये छंगा मांगा ऑपरेशन जो है ये 89 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो अदम इत्मीनाद की तहरीक थी वहाँ उस वक्त शुरू हुआ था, उस वक्त नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले ही 88 में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बनाए जा रहे थे और पीपल्स पार्टी और जो है IGA के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला था, तो सारा खेल जो था शफीक साहब वो आज़ाद अरकान पर था, 28 आज़ाद अरकान पर और 8 जो मिनॉरिटी के लोग थे उन पर था। तो उस वक्त वहाँ पता चला, तफसीलात ये मिली कि ये 88 में ही छंगा मांगा में जो हार्स ट्रेडिंग का अमल था वो शुरू कर दिया गया था। और नवाज शरीफ साहब अपने तमाम MPA समेत जो 6-7 जो कोचेस थी उनमें खुद क़यादत करते हुए पूरे काफिले को वहाँ लेकर गए और वहाँ पुलिस की और इंतज़ामिया की निगरानी में फिर रात वहाँ पर ये हुआ कि वो रेस्ट हाउस के अंदर तो सारे लोग नहीं आ सकते थे, वहाँ पर टेंट लगाए गए, खैमा बस्तियां आबाद की गई। और सुबह मैं आपको बताऊं कि सुबह वहाँ से फिर पुलिस और इंतज़ामिया के स्क्वाड में उनको वहाँ से सीधा पंजाब असम्बली जो है वो पहुँचाया गया, तमाम उनकी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हुई। तो इसका मैं समझता हूँ कि नून लीग को आगाज़ आज से नहीं कर रही, ये दुरुस्त है कि नून लीग हमेशा पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ
जो है वो उसके बयानिए के खिलाफ इक़्तिदार में आई, हुकूमत में आई, लेकिन जब खुद हुकूमत में आए तो उनकी पीपल्स पार्टी की करप्शन से भी वो फिर आगे निकल गए। साहब एक बात तय हो गई है, इनको हर हफ्ते सैर के लिए भेजा करें, क्योंकि ये सैर कम इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ जब गेस्ट हाउस गया तो खासा खुद को करप्ट महसूस कर रहा था कि बताया इन्होंने एक मुझे। सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, अभी जनरल अमजद शुएब साहब ने ये कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानिए का सख्त मतलब हामी हूँ और बड़ा समझता हूँ कि वो बड़ी दुरुस्त बात करें, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि जो नीचे निज़ाम है वो सारा का सारा करप्ट है और उसको तब्दील किए बगैर एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। भाई बात यह है कि ये बड़े दिनों से डिबेट चल रही है कि जो ये वाला निज़ाम है ये तो ऐसे बच्चे जनता है जो सिर्फ आवाम को भूख देती है या उन बच्चों आवाम के बच्चों को मुस्तकबिल खा जाती है। इस निज़ाम के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। मिसाल के तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब 4 डिवीज़न में उनका पूरा कब्ज़ा है, वहाँ से उनके बंदे आने ही आने। जनूबी पंजाब के अंदर मखसूस ख़ानदानों का कब्ज़ा है, वहाँ से उनके बंदे आने ही आने। लाहौर पंजाब के कुछ शहरों में नवाज शरीफ का मुकम्मल कब्ज़ा है, वहाँ से इनके बंदों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इन्होंने हर हाल में इस सिस्टम में आना है और आने के बाद इस किसी सिस्टम को नहीं चलने देना। तो मेरी नज़र में ये सिस्टम बज़ाहिर फरसूदा हो गया और ये इतना ज़्यादा वायरस इसका फैल गया है कि तमाम इदारों में ये वायरस जा चुका है। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये जमहूरियत पे नवाज शरीफ का चौथा हमला है, ठीक है। इससे पहले 3 हमले वो कर चुके हैं, चौथा इसलिए वो कर चुके हैं कि उनकी ग्रिप बड़ी है इस सारे निज़ाम में। और एक चीज़ सिर्फ ये बताएं कि इस सारे सिस्टम में करप्शन को कौन गाली देता है? एक बंदा, बाकी तो सब बाकी सारे बंदे उस गाली को डिफेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इमरान खान का जो फलसफा है वो यही है कि जब तक आप इन करप्ट अनासिर को नकेल नहीं डालेंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम अदालती जो है वो भी इस सिस्टम की तरह इतना फरसूदा हो चुका है कि हम उससे शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म नहीं लग सकती किसी हाल में भी। लतीफ़ा ड्रामा ये है कि फर्द जुर्म की कापी शफीक जेडी जानती है, वो कहते हैं कि ये तो पढ़ी नहीं जा रही। कहाँ खड़े हैं आप लोग यार, किस दौर में खड़े हुए हैं? ये व्हाट्सएप के ऊपर दुनिया की हर चीज आपको अवेलेबल है। आपको एक ऐसा कागज दिया जाता है जो पढ़ा नहीं जाता और आप कहते हैं जी इसकी वजह से फर्द जुर्म नहीं लगेगी। सो मैं ये समझता हूं कि इस सारे करप्ट निज़ाम में ये निज़ाम तो डिलीवर नहीं कर रहा, इसमें कोई बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने की सख्त जरूरत है। राणा साहब, जिस तरह जस्टिस मलिक क़य्यूम से टेलीफोन पर वो खुद फैसले करवाते रहे हैं, उनकी पूरी जो है वो एक लॉबी रही है, तो उनके खिलाफ कैसे जो है वो जो है फर्द जुर्म आयद हो सकती है? इस मुल्क के निज़ाम पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी जब अदालत में आते हैं तो व्हील चेयर पे आते हैं, जलसे जुलूसों में और पार्टी के इजलासों में पीडीएम की क़यादत करते हैं तो बड़े शानदार तरीके से भरपूर तरीके से करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को जब जाना होता है अदालत में तो कमर की दर्द आ जाता है, और जब वो खड़े होकर 3.5 घंटे पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो ना किसी अदालत को नजर आता है, ना किसी मीडिया ब्रिगेड को नजर आता है, ना यहाँ किसी सियासतदानों को नजर आता है कि ये जो तजाद पे मबनी निज़ाम जो हम चला रहे हैं ये कैसे आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ठीक है, जब तक इस निज़ाम को तब्दील नहीं ना करेंगे, चाहे आप फरिश्ते ला के बिठा देंगे ना, कायद आज़म और रहमतुल्लाह अलैह अगर जिंदा होकर भी आ जाए ना वो भी नाकाम होंगे। जब तक आप सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे, सिस्टम की खराबियाँ को मेजर सर्जरी नहीं करेंगे, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई खुमैनी जैसे बंदा नहीं आएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तब तक आप इसी तरह रोते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। सलमान ने 2 वाक़यात बताए, जरदारी साहब की कमर में दर्द होता है और शहबाजी साहब की, और इससे बड़ा लतीफ़ा तो ये भूल ही गए कि एक बंदे को कहा जाता है कि जी इनका तो प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर पड़े हैं और वो शेव करते तो खून निकल रहा है और उनकी तो ज़िंदगी ख़तरे में है, और जैसे उन्हें कहा जाता है आप बाहर चले जाएं तो वो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और चढ़ के वो कहते हैं कि लो जी ये तो आपका निज़ाम है, ये आपका सारा कुछ मौजूद है और मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक ब्रेक ले रहे हैं। इमरान खान का शायद ये सबसे बड़ा कसूर है कि वो इस निज़ाम को चैलेंज करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे ओआईसी के एलामिया के हवाले से, और ओआईसी का एलामिया कि कश्मीर फ़लस्तीन तनाज़ात पर मिल बैठकर काम करने की ज़रूरत है। और शफीक साहब, ओआईसी का जो ये इजलास था, इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि इसमें चीन भी बैठा, और पहली दफ़ा तो नहीं, लेकिन बहरहाल ओआईसी वो ओआईसी जो सोया हुआ था, जिसके मुतालिक कहा जाता था कि ये ऐसी बेज़रर सा है, पहली दफ़ा महसूस हुआ कि वो किसी बात पे स्टैंड लेने जा रहा है। देखिए, ये सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की, ओआईसी यहाँ हुई और यहाँ जॉइंट कम्युनिके आ गया है। ये अपना ये हमारी बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। लेकिन जब तक हम अमल नहीं करेंगे, कि देखिए अमेरिका अपना रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी, रूस की मईशत को जकड़ लिया, इंग्लैंड ने उनके बैंक फ्रीज कर दिए, बैंक बंद कर दिए। तो जब हमारे पास, आपने पहले शुरू में कहा था कि हमारे पास ऑयल का हथियार है इस्लामी दुनिया के पास, तो जब तक हम अपना कोई ऐसा वेपन यूज़ नहीं करेंगे, दुनिया ना हमें मानेगी ना कुछ करेगी, हमें थाली का बैंगन नहीं समझेगी। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। ये अपना ओआईसी है, पाकिस्तान का इमेज ऊपर आया है इस पे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और पूरी दुनिया ने जाना है कि पाकिस्तान इनका ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस का अहल है और पाकिस्तान कामयाबी से कर सकता है। लेकिन इसका आउटकम क्या है? सिर्फ करारदादें हैं ना। तो मेरा ख्याल में जब तक हम अमली इक़दाम नहीं करेंगे, ये करारदादें रहेंगी। यूएन में करारदाद पड़ी है ना कश्मीर की, क्या हुआ? तो हमें अपना को वेट शो करना होगा। बिल्कुल ठीक है। द न्यूज़ का इदारिया भी इसी पे है, और वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया के चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। और इमरान खान का जो जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है, वो इस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम बात है। देखिए, वैसे तो अमूमी तौर पे जो इमरान खान ने एक बड़ी बुनियादी बात की है कि ये कहा गया है कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि ओआईसी मुस्लिम दुनिया को जो दरपेश चैलेंजेस है उसका रेजोल्यूशन तलाश करने में नाकाम रही है। और साथ साथ फिर उसका एनालिसिस किया कि उसकी एक वजह यह है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इतने ज़्यादा हैं, आपस में उनकी कोई जॉइंट कोलैबोरेशन नहीं है, एक मुश्तरका स्टांस नहीं है, जिसकी वजह से आज बड़ी ताकतें जो है वो मुस्लिम दुनिया के ऊपर गालिब हो चुकी हैं और अपना एजेंडा उन पर मुसल्लत कर रही हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। अगर मुस्लिम दुनिया ने अपने आप को आगे लेके चलना है तो फॉरेन पॉलिसी में मैं मानता हूं कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ आपको एक कलेक्टिव इंटरेस्ट जो मुस्लिम दुनिया के साथ देखना है, उसमें वो जो इस्लामी ब्लॉक है, ये जो इस्लामी ममालिक हैं, अगर ये कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे तो फिर इनके साथ वही होगा जो जैसे एक इंडिविजुअल इस्लामी मुल्क के साथ होता है। और इमरान खान साहब बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं। पहले भी जब वो ओआईसी में गए थे तो उन्होंने ये बातें उठाई थी, और ये जो इस्लामी फोबिया का जो यूएन का रेजोल्यूशन आया, ये इसी सिलसिले की कड़ी है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूज़ ने भी इदारिया लिखा है और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव ऑप्टिक्स में है वो बिल्ड हुए हैं। अब इसके ऊपर अगर मुस्लिम दुनिया आगे लीड करती हुई नजर आए और कोई तो हो जो इसको लीड करता हुआ नजर आए, खासतौर पे इसमें जो बड़ा रोल है मैं समझता हूँ सऊदी अरब का, पाकिस्तान का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल बनता है। अगर ये इसको लीड लेके चलें तो फिर मुझे लगता है कि जो मुस्लिम दुनिया है ये एक अच्छे तरीके से ओआईसी के प्लेटफॉर्म को अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है। वजारती इजलास बुलाने की भी तजवीज़ है कि ओआईसी का जो वजारती इजलास है वो बुलाया जाए, एक स्टेप और ऊपर जाया जाए। देखिए राणा साहब, ओआईसी का पिछले 3 माह के अंदर अगर आप देखें तो ये दूसरी बार जो है पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास जो है ये हुआ है, और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और इसमें 32 के करीब वज़राए ख़ारजा और 700 के करीब जो मंदोबीन हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। और इसमें खुसूसन अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है पहला इजलास हुआ ओआईसी का, उसमें पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी हासिल की कि जब फिर यूएनओ की तरफ से भी जो पाबंदियां थीं अफ़गानिस्तान के अंदर जो फंड्स की फराहमी के लिए जो रुकावटें थी वो दूर हुई, और उसके साथ जो फ़ॉरेन असासे थे, गैर मुल्की असासे थे अफ़गानिस्तान के, वो भी किसी सतह पर बहाल हुए। और इस कॉन्फ्रेंस में देखिए कि सिर्फ अफ़गानिस्तान का मामला ही ज़ेर बहस नहीं आया,
बल्कि इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से जो OIC का राब्ता ग्रुप है उसकी भी एक जो है वो मीटिंग इसमें शेड्यूल थी और कश्मीर का जो मसला है उसको भी उजागर किया गया। डॉक्टर साहब OIC हो गई, बड़ा हमने डिप्लोमेटिकली बड़ा हमने हमारी विक्ट्री थी प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान की, तो हमने क्या खोया और क्या पाया, हमें कुछ मिला भी है या? देखिए सबसे बड़ी बात तो जो हमने पाई वो ये कि मुस्लिम उम्मा को एक लीडर मिला इमरान खान की शक्ल में। पहले ये कहा जा रहा था कि तुर्की के जो सदर हैं वो लीड कर रहे हैं, लेकिन अब ये बात क्लियर हो गई कि इमरान खान विल लीड द मुस्लिम उम्मा। और उन्होंने जिस तरह कौमी असम्बली वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया, फिर यहाँ किया, वो बड़ा क्लियर था, एक लीडर का विजन जो था उसमें बोल रहा था। और देखें सर, अब जो मुस्लिम ममालिक जिनके पास दौलत है और जिनके पास तेल है, होता ही है कि तेल की कीमत बढ़ती है डॉलर में तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा अमेरिका को। उनकी सारी दौलत जो है वो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के अंदर मौजूद है, दौलत उनकी, पैसा बैंकों में उधर, और वो उसे इस्तेमाल करते हैं। और गरीब ममालिक, मुस्लिम गरीब ममालिक, अगर वही पैसा कोई एक ऐसा बैंक बन जाए जिससे उनको, ये भुट्टो साहब का भी ख्वाब था और खान साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। लेकिन इनकलाब जो इस तरह आने नहीं देंगे, कीमत देनी पड़ती है। पाकिस्तान में कीमत ताज़ा तरीन जो है वो दी जा रही है। जो इस्लामी जो बैंक है, इस्लामी तरक्याती बैंक, उसमें चंद रोज़ पहले पाकिस्तान को भी $30 करोड़ की इमदाद जो है उसकी मंजूरी दी है। लेकिन ये तो बहुत हाथी के मुंह में जीरे वाली बात है। 30 करोड़ तो मैटर ही नहीं कर रहा। तो असल बात तो ये कि अरबों डॉलर जो वहाँ पड़े हुए हैं वो अगर इसमें इसी बैंक में आ जाए तो मुसलमान ममालिक की ज़िंदगी बदल सकती है। आप हमारे नुसरत जावेद साहब का कालम है जी, और मैं चाह रहा था कि उस पर ज़रूर बात करें। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, वो कहते हैं जग्गे सहाफ़ी जो है ना, जो बैठ के खुद ही हुकूमतें बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, ये जग्गे सहाफ़ी जो है कब तक जावेद साहब ने जो बात की है ना, इसका एक और लतीफ़ा भी बड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो नई, अगर कोई हुकूमत गिरती है ना तो कोई नई काबीना बने ना तो 2-4 जो सहाफ़ी हैं ना उनको भी कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि उनको हर मसले का हल का पता होता है और उन्हें पता होता है कि क्या है। अब देखिए ऐसे ऐसे हमारे दोस्त हजरात जो हैं, कोई कहता है इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, कोई साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब आप असम्बली तोड़ दें, कोई साहब कहते हैं कि नहीं इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसालत कर लें, कोई साहब कहते हैं कि जी आप अमेरिका के सामने घुटने टेक दें, कोई साहब कहते हैं जी आप भारत की बालादस्ती को तस्लीम कर लें। यानी जिसके दिल में जो आता है ना, एक से एक सिक्का बंद, वो आपको यहाँ पे मशवरा साज फैक्ट्री जो है ना वो खुली हुई है, वो दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा जी बात यह है कि इमरान खान को जो तरह तरह के मशवरे देने वाले हजरात हैं वो ये बताएं कि क्या सियासतदान जो है वो अपने फैसले करने की सलाहियत नहीं रखते, उनको आपको आपके फैसलों की ज़रूरत होती है। और यही एक बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे सहाफ़ियों को यहाँ पे दरपेश है कि जी हम हुक्मरानों को बड़े बड़े मशवरे देते हैं और हमारे हुक्मरान हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए इनको फारिग कर देना चाहिए। इमरान खान के साथ बुनियादी गिला क्या है कि जी वो मीडिया को लिफ्ट नहीं कराते। और वो लिफ्ट, आपको पता वो लिफ्ट क्या होती है, आपको भी पता, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब जो लिफ्ट कराते थे, खान साहब अजरबैजान से नहीं टोकरियां नहीं, वो टोकरी लाते ना, अगर टोकरी लाते तो मसला हल ना हो जाता है यहाँ पे सारा का सारा। यहाँ तो लड़ाई सारी टोकरी के ऊपर हो रही है, सारी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है कि जी ये गेंद चाहे जो सियासतदान है जब अदालती कोर्ट में डालते हैं, जब महाजराई को बुनियाद बनाते हैं, हुकूमतों को गिराने का खेल खेलते हैं, इसको गिराएं, उसको लेके आएँ, उसको खेलें, उसको खेलें। मैंने आपको कहा था ना, उस दिन डॉक्टर रसूल बख्श रईस का अपने कालम भी डिस्कस किया था, जिन्होंने कहा था हर 3 साल के बाद पाकिस्तान में मरोड़ उठना शुरू हो जाता है कि हुकूमत को गिराना कैसे है और नई हुकूमत को लाना कैसे। फिर नई हुकूमत संभलनी शुरू होती है तो फिर सिलसिला खेल शुरू हो जाता है कि हुकूमत को गिराना कैसे है। तो ये बेसिकली उन्होंने निशानदेही की है कि ये जो अपना ख़ास तौर पर उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना जो अपने कालम का, वो क्या जगह साफ़ी, और ख़ास तौर पे एक लफ्ज़ इन्होंने कहा कि दरमियानी रास्ता। यानी दरमियानी रास्ते का मतलब यह है कि सरेंडर कर दें आप बस। वो इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो दरमियानी रास्ता ये है उनकी नज़र में। हाँ, तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो नहीं करूँगा। नुसरत जावेद साहब ने जो अपने कालम में दरमियानी रास्ता निकालने वाले मुफक्करीन की जानिब इशारा किया है, क्या ये वो लोग हैं जिनका अक्सर पूछो तो कहते हैं यार मेरे कार दे मामला ठीक नहीं चल रहे, और वो मुल्क के मामलात के लिए वो ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा अथॉरिटी कोई नहीं है। राणा साहब, जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो अब्बास अत्तर मरहूम साहब ने एक बड़ी इस हवाले से वो अक्सर कहते थे कि ये जो मीडिया आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, इसके होते हुए जो है कोई हुकूमत जो है वो नहीं चल सकती। और इसमें और इस बात का जो है सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया शफीक साहब वो नून लीग ने उठाया।
और नून लीग ने जो है वो मीडिया के साथ और ये जो सहाफ़ी हैं इनके साथ जो है पावर शेयरिंग की है। और पिछला अगर उनका इक़्तिदार देखें तो उसमें आज जो पैमरा का चेयरमैन है वो भी एक जर्नलिस्ट को लगाया गया, और पीसीबी का चेयरमैन जो है वो नजम सेठी साहब को लगाया गया, पीटीवी का चेयरमैन जो है वो अभी एक मालिक और फिर अताउल्लाह कासमी को, दो जर्नलिस्ट हैं उनको लगाया गया। हत्ता कि अगर आप देखें कि पीएचए का जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो भी इफ्तिखार फितना, उसको एक जर्नलिस्ट को जो है वो लगाया गया। और इसी तरह की जो पावर शेयरिंग है निचली सतह तक हर जगह जो है वो नून लीग ने की है, और नून लीग उसका फायदा उठा रही है आज। और आज जो नून लीग का ताकतवर मीडिया ब्रिगेड है वो इन्हीं जो माजी में नून लीग की हुकूमत में पावर शेयरिंग का हिस्सा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट, और जो वही आज उनका जो मीडिया ब्रिगेड है उसको चला रहे हैं। ठीक है शफीक साहब, प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है तो आखिरी 1-1.5 मिनट है। ये मैं भी आपका कॉलम पढ़ रहा था, मैंने अब तय किया कि जो आप लोग कॉलम लिखते हैं उस पे भी मैं ज़रूर बात करूँगा। जो कॉलम लिखते हैं जो खबर भी देते हैं, मैं खबर देता हूँ। आपने सिर्फ कॉलम ठीक है। मैं खबरदार हो जाता हूँ, आप इनके कॉलम जरूर डिस्कस नहीं। अच्छा, इसका आखिरी जो जुमला आपके कॉलम का है कि वो कि आपने कहा है कि जनाब अली क्योंकि बढ़ती लोटों की तादाद के पेश नज़र कहीं घर के बर्तन ही ना टूट कर बिखर जाएं, और क्या लोटों के हलाले के लिए भी इतने लोग दस्तियाब। आपको क्यों लगता है कि घर के बर्तन टूट सकते हैं इतने लोग? आप देखें ना कि लोटे, इसमें मैंने एक मिसाल दी है कि ना एक शहर में पागल खाने से लोग भाग गए और वो पूरा इंतजामिया लग गई, वो जनाब वो पागल काबू ना आए। तो उस पर उन्होंने एक डॉक्टर से हमारे नफ्सियात है, उसने कहा कि सीटी लाओ। सीटी ला के जितने भी ना पागल खाने के मुलाजमीन थे उनको सीटी पर जाकर छुक 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 ट्रेन सारे पागल उसके पीछे आ गए। वो उनको पागल खाने लेके चला गया। अब उन्होंने काउंट किया तो 450 भागे थे, वो 600 निकल आए। तो उस हवाले से मैंने लिखा है कि जिस लोटे आ जा रहे हैं तो ये तो अपने अपने घर में फसाद पड़ जाएगा कि किसको टिकट दें किसको टिकट ना दें। आए तो वो टिकटों पे है ना। और ये जो अपने मैं छोटा शाह जी का कॉलेज में बात करूँगा, हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं मीडिया ब्रिगेड, शाह साहब ने यूज़ किया है जगह साफ़ी। यानी आप देखें अब इस्लामाबाद के 2-3 साफ़ी हैं, वो अब ये डिसाइड कर रहे हैं अगली काबीना में कौन कौन होगा। और अपने अपने बंदे जो हैं वो एमएनए उनके पास जा रहे हैं यार सानू एडजस्ट कर देना। तो ये हाल है कि अगर हम सहाफ़त से अपने असल मकसद से बाहर आ जाएंगे तो फिर अब ना जिस तरह सियासतदानों की कोई लोटों की कोई कदर नहीं, इस तरह हमारे भी कदर रहेगी। लोग कहेंगे यार ये क्या, इनका ये काम है, जिनका जो काम है उन्हें करने दें। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी, और जाते जाते जो शफीक अवान, सलमान भाई ने और खालिद साहब ने बात की है कि जो क्रेडिबिलिटी है सहाफ़ियों की वो भी कम हो रही है। खान साहब ने जो 2 काम किए हैं वो ये किए हैं कि कुछ सहाफ़ियों को भी एक्सपोज़ किया है और उनके जो असल चेहरे हैं वो बेनकाब किए हैं, जो दरअसल सहाफ़त के रूप में बैठ के सियासी जमातों के मीडिया मैनेजर का किरदार अदा कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त जो है ये बड़ा एक मोअज़्ज़ज़ पेशा है और इसको जितना आप गैर जानिबदार रखें उतना बेहतर है। तज्ज़िया करें, तनकीद करें, सहाफ़ी का रोल है तनकीद करें, बुराइयों की निशानदेही करें, लेकिन बुराइयों की निशानदेही इस तरह ना करें कि जो अपने ऐब हैं उनको अपने बुक्कल में छुपा लें और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहें। मैंने ज़रा तफन्नुन कहा था, खालिद साहब की खबरें अच्छी होती हैं, इनकी खबरें नहीं इनकी खबरें भी हम छंगा मंगा जाए, छंगा मंगा लाजमी जाए। खबरों को हम स्लग में शामिल किया, बिल्कुल कॉलम में नहीं आता। और आज ये तय हो गया है कि जी खालिद साहब की खबर को भी डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में खालिद साहब को खबर भी देंगे। मैंने दी थी चंद दिन पहले। ख्याल रखिएगा जी, और कॉलम लिखे मैंने लोटों पर खबर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।